नमस्कार दोस्तों। एक नया उपविषय लेकर आपसे फिर जुड़ रहा हूँ। आज का उपविषय है नेशनल नॉलेज कमीशन और पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम डेवलपमेंट। बीएड सेकेंड ईयर का ही पेपर है जिसमें हम आज इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे नेशनल नॉलेज कमीशन का। तो प्रारंभ करते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन was a high level advisory body to the Prime Minister of India with the objective of transforming India into a knowledge society। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था, एनकेसी जिसको कहा गया, वो एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति थी जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देनी थी। किस लिए देनी थी? ताकि उसका उद्देश्य क्या था सलाह देने का? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी, कि भारत को ज्ञान आधारित समाज में बदल दिया जाए। और वो कैसे संभव होगा? इन पर कार्य करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी को नाम दिया गया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। In its endeavor to transform the knowledge landscape of the country, the National Knowledge Commission submitted around 300 recommendations on 27 focus areas during its 3.5 year term। अपने इसी कार्य के ऊपर उन्होंने एक प्रयास किया और उन्होंने भारत के ज्ञान की संरचना को बदलने के लिए क्या दिया? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने 300 अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, 300 उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, 300 सलाह दी और 27 फोकस एरिया बताए कि इन 27 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसमें उन्हें कितना समय लगा? लगभग 3.5 साल। 27 फोकस एरिया, 300 रिकमेंडेशंस और पूरी रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनकेसी रिकमेंडेशंस आर करंटली अंडर वे एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। अब तो उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, तो ये चीजें कुछ बदली हैं। ये प्राचीन टाइम की बात है, तो वो अब भी चल रही है कई जगह पर। आगे बढ़ते हैं कि क्या था इसके अंदर। द एबिलिटी ऑफ ए नेशन टू यूज एंड क्रिएट नॉलेज कैपिटल डिटरमाइंस इट्स कैपेसिटी टू एम्पावर एंड एनेबल इट्स सिटीजन बाय इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ये कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र का जो एबिलिटी है, किस चीज की? यूज एंड क्रिएट नॉलेज, कि वो ज्ञान को कैसे तो बनाता है और कैसे उसका उपयोग करता है, वो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है कैपेसिटी टू एम्पावर एंड एनेबल इट्स ऑल सिटीजन्स बाय इंक्रीजिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज। मानवीय क्षमताओं को बढ़ाना है ताकि वहां के जो नागरिक हैं वो सशक्त हो सकें, वो योग्य हो सकें, वो नवीन ज्ञान का सृजन कर सके और उस नवीन ज्ञान को उपयोग में भी लेके आ सके। टुडे इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल इन द वर्ल्ड। ये उस टाइम की स्टेटमेंट है भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उन्होंने कहा था कि 600 मिलियन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर, 600 मिलियन जो है युवा, जिसको हम कहते हैं, जो काम करने में सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं, जो किसी भी देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया। फॉलोइंग ए knowledge oriented paradigm of development would enable India to leverage this demographic advantage। विकास के ज्ञान उन्मुख प्रतिपादन का पालन करने से भारत इस जनसांख्यिकी लाभ का लाभ उठाने में सक्षम होगा। हमारे पास लाभ क्या है कि 25 वर्ष की आयु से नीचे के जो 600 मिलियन लोग हैं, ये हमारा लाभ है। और अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया कि इसमें एम्पावर और अनेबल सिटीजन के रूप में जो नॉलेज को क्रिएट कर सकता है, जो नॉलेज को यूज कर सकता है, तो हम क्या कर लेंगे? उसका फायदा उठा पाएंगे। उस टाइम प्रधानमंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दी थी, मनमोहन सिंह जी ने, द टाइम हैज कम टू क्रिएट ए सेकंड वेव ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड ऑफ एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग सो दैट वी आर बेटर प्रिपेयर फॉर द 21st सेंचुरी। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्या था? शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संस्थान निर्माण कार्य करना है। जो संस्थाएं ज्ञान बनाती हैं, पैदा करती हैं, वो बनाने हैं। उत्कृष्टता की दूसरी लहर बनाने का समय आ गया कि हमें फील्ड ऑफ एजुकेशन में एक्सीलेंस लेकर आना, ताकि हम 21वीं सदी के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। तो प्रधानमंत्री के शब्द उसके जो उद्देश्य हैं उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर रहे हैं।
With this broad task in mind, the National Knowledge Commission was constituted on 30th June 2005 with a time frame of 3 years from 2nd October 2005 to 2nd October 2008. इस कार्य को ध्यान में रखते हुए जो पीछे हमने पढ़ा, 13 जून 2005 को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसका गठन किया गया। एज ए हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, the NKC was given a mandate to guide policy and direct reforms, focusing of certain key areas such as education, science and technology, e-governance, etc. ये एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति थी प्रधानमंत्री की, तो इनको कुछ अथॉरिटी दी गई थी। वो क्या क्या थी? पहला था कि ये गाइड करेंगे नीति निर्माण को और उसमें बदलाव कैसे लेके आ सकते हैं। किस किस एरिया को उन्होंने ध्यान में रखा? शिक्षा, तकनीकी और विज्ञान, और इसके साथ साथ ई गवर्नेंस की जो बात आती है, इसके साथ कुछ और भी थे फोकस एरियाज में हम पढ़ेंगे। इजी एक्सेस टू नॉलेज, क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम, डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड बेटर नॉलेज सर्विसेज वर कोर कंसर्न ऑफ द कमीशन। ये क्या कह रहा है कि ज्ञान तक पहुंच कैसे हो, ये उनके कार्य क्षेत्र में था। क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज सिस्टम, ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाए और उसको संरक्षित कैसे किया जाए, उस पे उनका ध्यान था। डिसिमिनेशन ऑफ नॉलेज एंड बेटर नॉलेज सर्विसेज वर कोर कंसर्न टू द कमीशन। ये कह रहा है कि ज्ञान का प्रसार करना और ज्यादा बेहतर ज्ञान सेवाएं प्रदान करना, ये इस कमीशन के, ये इस आयोग की मुख्य जो ध्यान देने वाली बातें थी वो कुछ थी। तो किन किन पे काम करना था? शिक्षा पे, विज्ञान और तकनीकी के ऊपर, ई गवर्नेंस पे, ज्ञान पर पहुंच कैसे हो, ज्ञान का निर्माण कैसे हो, ज्ञान का संरक्षण कैसे हो, ज्ञान का जो डिसिमिनेशन है वो हम कैसे करें, प्रचार प्रसार जो हो रहा है, इन मुद्दों पर मुख्य तौर पर इसे बात करनी थी। अब बात करते हैं कौन कौन लोग थे जिन्हें एनकेसी का मेंबर बनाया गया। 8 सदस्य थे जिनमें से एक ने रिजाइन कर दिया था। सैम पित्रोदा इसके चेयरमैन थे। अशोक शेखर गांगुली एक कॉरपोरेट लीडर थे, उनको भी इसका मेंबर बनाया गया था। नंदल नीलकेनी, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, जो कि हमारे आधार कार्ड बनाने वाली जो योजना थी उसके चेयरमैन रहे थे, यूआईडीएआई की, जिस आधार के बेस पर आजकल सारी चीजें चल रही हैं, ये इन्हीं की प्रबंधन और इन्हीं की सोच का हिस्सा था। दीपक नैयर, फॉर्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसके एक सदस्य थे। जयति घोष, इकोनॉमिस्ट एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये भी इसके एक सदस्य थे। सुजाता राम दरोई, इंटरनेशनली रेप्यूटेड एल्जेब्रिक नंबर थ्योरिस्ट एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये भी इसके मेंबर थे। पद्मनाभन बलराम, डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलोर, ये इसके सदस्य थे। और अमिताभ मट्टू, फॉर्मर वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी। इन 8 लोगों को ये उत्तरदायित्व दिया गया कि आपने ये करना है। उनमें से नंदन नीलकेनी ने रिजाइन कर दिया था। 7 लोगों ने अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी थे, जितने लोग, उनके साथ मिलकर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी। अधिसूचना जो जारी की गई उसमें शर्तें क्या क्या थी। 13 जून 2005 को ये दी गई थी। Build excellence in the educational system to meet the knowledge challenges of 21st century and increase India's competitive advantage in field of knowledge। पहला क्या था? 21वीं सदी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ाना। शिक्षा व्यवस्था ज्यादा बेहतर नहीं है, ये पहले प्राइम फोकस एरिया के अंदर था, ताकि हम 21वीं सदी के लिए भारतीय जनमानस को तैयार कर पाए। दूसरा था प्रमोट क्रिएशन ऑफ नॉलेज एंड एसएनटी लेबोरेटरीज, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, ये दूसरा उद्देश्य था। लेबोरेटरीज के अंदर रिसर्च करते हुए हम ज्ञान का क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तीसरा, इंप्रूव द मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करना। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? मैंने कुछ लिखा और वो किसी दूसरे ने उपयोग कर लिया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मेरा सृजन है, मेरा ज्ञान पैदा किया हुआ अगर है, तो उसका अधिकार मेरे पास होना चाहिए। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, इस प्रबंधन तंत्र को बढ़ावा देना भी इसका एक उद्देश्य था।
प्रमोट नॉलेज एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, कृषि और उद्योग के ज्ञान अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। और अंतिम था प्रमोट द यूज ऑफ नॉलेज कैपेबिलिटीज इन मेकिंग गवर्नमेंट एन इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सर्विस प्रोवाइडर टू द सिटीजन एंड प्रमोट वाइड स्प्रेड शेयरिंग ऑफ नॉलेज टू मैक्सिमाइज पब्लिक बेनिफिट। सरकार को नागरिकों के लिए एक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा प्रदाता बनाने में ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना। कि सरकार कैसे नागरिकों के लिए प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं दे सकती है। सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए ज्ञान के व्यापक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। द overarching aim of the National Knowledge Commission was to enable the development of a vibrant knowledge based society। पहला उद्देश्य क्या था कि जो हमारा समाज है उसको ज्ञान आधारित एक समाज के रूप में पैदा करना। दिस entails both a radical improvement in existing system of knowledge and creating avenues for generating new forms of knowledge। यह ज्ञान की मौजूदा प्रणालियों में आमूलचूल सुधार करके हो सकता। जो परंपराएं चल रही हैं और स्कूल उसी ढर्रे पे खड़े हैं, 2005 से 2023 में आ चुके हैं, हम देख सकते हैं कि उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें ज्यादा फायदा हुआ नहीं। और उसके साथ साथ क्या था, क्रिएटिंग एवेन्यूज फॉर जनरेटिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, नया ज्ञान हम कैसे पैदा कर सकते हैं, इन दो चीजों पर काम करना इनका मुख्य उद्देश्य था। ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड मोर इक्विटेबल एक्सेस टू नॉलेज अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन अचीविंग दीज गोल्स। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के सभी वर्गों में ज्ञान की अधिक भागीदारी और अधिक समान पहुंच अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर भी ध्यान देना था कि समाज का एक अंग विशेष ही उस ज्ञान को अर्जित ना कर पाए, ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। अगला, इन व्यू ऑफ अबव द एनकेसी sought टू डेवलप appropriate institutional framework to, इनको ध्यान में रखते हुए एनकेसी ने कुछ चीजें सोची कि हमें कुछ चीजें विकसित करनी है। वो क्या थी? पहला, स्ट्रेंथन द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। प्रमोट डोमेस्टिक रिसर्च एंड इनोवेशन, जो स्थानीय अनुसंधान है और खोजें हैं उनको बढ़ावा देना है। फैसिलिटेट नॉलेज एप्लीकेशन इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। और इस ज्ञान को लागू कहाँ करना है? स्वास्थ्य की सेवाओं में, एग्रीकल्चर की सेवाओं में जिसको कृषि कहते हैं, और इंडस्ट्री जिसको हम उद्योग कहते हैं, उनके अंदर इसे लागू करना। लेवरेज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू एनहांस गवर्नेंस एंड इंप्रूव कनेक्टिविटी। शासन को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को लाभ उठाएं, इंटरनेट वगैरह का जो है, जैसे अब देखते हैं हम कि सारी चीजें डीबीटीएल हो गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो योजनाएं चल रही हैं, तो वो इसी की देन है कि खाते में सीधा जाना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, बीच की चीजें हटा देनी चाहिए। इसको कैसे किया जाएगा? लिंक किए खाते, और वो जो सारी चीजें थी वो थी। अगला है डिवाइस मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन बिटवीन नॉलेज सिस्टम इन ग्लोबल एरिना। वैश्विक क्षेत्र में ज्ञान प्रणालियों के बीच आदान प्रदान और बातचीत के लिए तंत्र तैयार करें। नेक्स्ट है, इन दिसंबर 2006 द कमीशन ब्रॉट आउट ए रिपोर्ट टू द नेशन 2006। राष्ट्र के नाम एक रिपोर्ट नामक एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ दिसंबर 2006 में। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग रिकमेंडेशन सबमिटेड टू प्राइम मिनिस्टर। किन किन एरियाज पे उन्होंने रिपोर्ट दी? लाइब्रेरीज, पुस्तकालय कैसे होने चाहिए। दूसरा, नॉलेज, ज्ञान क्या है, कैसे सृजन होगा, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ई गवर्नेंस, हम जैसे अब फोन में आ गया सब कुछ सिमट कर, ई गवर्नेंस के तहत आपने कंप्लेंट करनी है, आपने कुछ और करना है, आपने कोई असेस लेनी है, इस तरह की जो चीजें थी उसके ऊपर रिपोर्ट दी। ट्रांसलेशन, अपनी भाषा में अगर ज्ञान कम है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, अनुवाद, उस पर काम कहा। लैंग्वेजेस, विभिन्न भाषाओं के ज्ञान को कैसे अर्जित किया जाए, क्योंकि कुछ भाषाओं पर, जैसे अंग्रेजी जो है वो मेरा मानना है कि बाकी सारी स्थानीय भाषाओं को खाए जा रही है, निगले जा रही है। उसमें जो स्थानीय भाषाओं में, जैसे संस्कृत में बहुत ज्ञान छिपा पड़ा है, उसको कैसे ले सकते हैं? लैंग्वेजेस के माध्यम से सिखाया जाए। नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि एक पोर्टल भी बने, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, जिससे सारे भारत की जो जानकारियां हैं वो शेयर हो सके।
फोकस एरियाज क्या? पहला, असेस टू नॉलेज, ज्ञान तक पहुंच, जो नहीं है अभी। असेस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल इशू इन ए नॉलेज सोसाइटी. Even if universities, research institutions, and laboratories produce large amount of knowledge, it will be of little use until the majority of population actually possesses adequate mean to acquire, absorb, and communicate this knowledge. ये कहता है कि विश्वविद्यालय, अनुसंधान के संस्थान और प्रयोगशालाएं ज्ञान से भरे पड़े, परंतु इसका उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक इसको जनता के साथ कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उन तक कैसे भेज सकते हैं, तब तक। तो पहला फोकस एरिया क्या था कि उस ज्ञान तक पहुंच कैसे हो। दूसरा, नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, ज्ञान की अवधारणाएं बदलने की बात कही। एडवांसेज इन नॉलेज Advances in knowledge and its applications are product of human endeavor. Therefore, it is of utmost importance that we nurture the skill and intellectual capacities of our largely youthful population in order to build a strong base of human capital that can transform India into a strong knowledge economy. ये कह रहे हैं कि ज्ञान में प्रगति और इसके अनुप्रयोग जो हैं या उपयोग जो है, मानव प्रयासों के उत्पाद हैं। जितने जितने मानव नए नए तरीके से काम करता जाएगा, नए ज्ञान का सृजन होता जाएगा। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम मानव पूंजी को एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए अपने बड़े पैमाने पर युवावादी के कौशल और बौद्धिक क्षमताओं का पोषण करें। युवाओं को मौके दें जिससे वो नवीन ज्ञान का सृजन करने के लिए सक्षम हो सके। तो ये ज्ञान की अवधारणाएं नई पैदा हो सके। नॉलेज क्रिएशन तीसरा था। Although India has the opinion of borrowing or buying new knowledge from abroad, it is important to create self-sufficiency by promoting indigenous research, especially in science and technology. भारत में एक परंपरा भी है कि हम ज्ञान बाहर से अर्जित करते हैं, जो विदेशों ने छोड़ दिया उसको हम अपनाने के लिए लगते हैं। शिक्षा में तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिनसे भरी पड़ी है, परंतु इस आयोग ने कहा कि हमें हमारे ज्ञान को स्वदेशी बनाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी अब मेड इन इंडिया और ये जो कह रहे हैं मेक इन इंडिया, ये सारे हो सकता है इसी डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर चल रहे हों। तो ये जो चीज है उनके ऊपर उन्होंने इस बात को बढ़ावा देने की बात कही। S&T has the ability to accelerate the processes of other parallel knowledge objectives leading to economic growth and security. ये कहता है कि S&T जो है, इससे क्या हो सकता है, समानांतर ज्ञान उद्देश्यों की प्रक्रियाओं को तेज करने की इसमें क्षमता है, जिससे आर्थिक विकास और सुरक्षा हो सकती है देश की। अगला है नॉलेज एप्लीकेशन, कि जो ज्ञान हमें अर्जित हो जाएगा पहले 3-4 फोकस एरिया से, उसको हम लगाएंगे कहाँ। द क्रिएशन ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी डायरेक्शनलेस। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान हम अर्जित करेंगे, सृजित करेंगे, उसको हमने इधर उधर नहीं छोड़ देना है, उसको हमें दिशा देनी है, दिशाहीन नहीं होने चाहिए। To derive maximum benefit from our intellectual assets, we must apply knowledge in field like agriculture, industry, health, education, etc. ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान हम अर्जित करेंगे उसको हम कृषि में, उद्योग में, स्वास्थ्य में और शिक्षा में लगाएं, ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी से हम लाभान्वित हो सकें। उसकी जो उत्पादन क्षमता है शिक्षा की, कृषि की, स्वास्थ्य सेवाओं की और उसके साथ साथ उद्योगों की, उसको बढ़ाया जा सके। नॉलेज एप्लीकेशन इज बोथ ए गोल इन इटसेल्फ एंड ए फैसिलिटेटर ऑफ प्रोग्रेस इन दीज इंपॉर्टेंट सेक्टर्स। ये कह रहे हैं कि ज्ञान जो है, ज्ञान का जो उपयोग है, वो अपने आप में एक लक्ष्य और इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रगति का एक सूत्रधार दोनों है। अगर हमने वो अर्जित करना पहला तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और अगर वो हो गया तो फिर उसको लागू करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अब नॉलेज सर्विसेज की बात आती है, ज्ञान सेवाओं की। इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज सर्विसेज विल प्रोड्यूस लार्ज स्केल बेनिफिट फॉर द कॉमन मैन। ये कह रहे हैं कि अगर हम ज्ञान आधारित सेवाओं पर इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या होंगे, इससे लाभान्वित होंगे, ज्यादा जनता लाभान्वित होगी। टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फंक्शनिंग मोर अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। ये कह रहा है कि तकनीक में ही वो एक क्षमता है जो सरकारी योजनाओं की कार्यक्षमताओं को ज्यादा
जवाबदेह, ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा कुशल बना सकती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कृषि के अंदर एक पोर्टल बना हुआ है, जिस पोर्टल के अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा डाला जाता है और उसकी पूरी डिटेल सरकार के पास पहुंचती है, उतनी फसल आपकी बिकती है और वो आपके खाते में पैसा आ जाता है। इसी तरह स्कूल के पोर्टल है, इसी तरह फॉर्म भरने के पोर्टल है, इसी तरह धीरे धीरे ये चीजें बदल रही हैं और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ई गवर्नेंस कैन चेंज द वे इन विच द सिटीजन ऑफ इंडिया परसीव एंड इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं ई गवर्नेंस ही ये तरीका है जिससे हम भारत की सरकार को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ताकि वो अपने नागरिकों के साथ संवाद कर सके। थैंक यू। तो ये था टॉपिक हमारा एनकेसी। अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।